नमस्कार। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, सबसे संगठित बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे ज़्यादा विकसित भारत का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव देश में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। पिछले दो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिंगल पार्टी सबसे ज़्यादा पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा, चाहे वो विधानसभा गुजरात का हो चाहे लोकसभा का हो। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जितनी सीटें गठबंधन को मिली उसको मिली, 2019 में देश ने उनको उससे ज़्यादा जनसमर्थन दिया। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का उनके हिसाब से और पार्टी के हिसाब से ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सबसे बड़ी पार्टी, इस सबसे बड़े मजबूत संगठन, इस सबसे बड़े राष्ट्रवादी पार्टी को क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि विपक्ष के उम्मीदवारों को चुनाव से पहले अपने खेमे में शामिल जहां तक हो सके वहां तक कराया जाए। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में टिकट पाए लोगों को और ऐसी जगहों पर जो उनका स्ट्रांग होल्ड है, जहां पर उनको अपराजेय स्थिति में है, वहां पर ऐसी परिस्थितियां निर्माण क्यों हो रही हैं और क्यों विपक्ष के और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगातार अपनी पार्टी में शामिल कराने और कमल का पट्टा पहनाने की इतनी जल्दबाजी दिख रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी से कांग्रेस युक्त बीजेपी क्यों होती जा रही है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को अपने ही पाले में शामिल करना चाहती है? क्या विपक्ष के खेमे में कुछ पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी जैसी ही पार्टियां बची रह जाएंगी और दक्षिण की, और सारी पार्टियां और खासकर कांग्रेस के वार्ड लेवल से लेकर ऊपर तक के नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया जाएगा? क्या बीजेपी में उसके मूल नेताओं की जो संख्या है उतनी ही संख्या दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं की हो जाएगी? मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा। और इस सबसे जमीन पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कैसा महसूस कर रहे होंगे? मैं ये सब बातें, ये सारी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ? आपने देखा कि सूरत में, जहां भारतीय जनता पार्टी खुद ही गुजरात में इतनी महत्वपूर्ण है, वहां मुकेश दलाल को निर्विरोध जिताने के लिए वहां के कांग्रेस के नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने के बाद ही किस तरह की गलबहियां थीं, जिसमें उसने पर्चा दाखिल करते वक्त कांग्रेस पार्टी के किसी काडर को, किसी भी नेता और किसी भी कार्यकर्ता को अपना प्रस्तावक नहीं बनाया, अपने ही बहनोई भतीजा भांजे को अपना प्रस्तावक बनाया। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की और कि इनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं, और वो सारे उसके रिश्तेदार गायब हो गए, चुनाव अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुए, पर्चा रद्द हो गया। और उसके बाद होटल में बैठ के, 5 सितारा होटल में बैठ के वहाँ के अध्यक्ष ने बाकी उम्मीदवारों से संपर्क करके सबको बुला करके जिला चुनाव अधिकारी के यहाँ भिजवा करके सबका पर्चा वापस करा करके, बीएसपी के एक नेता भाग गए थे, दूसरे गेस्ट हाउस में थे, उनको पुलिस से खुजवा करके, और ये एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, और उनका भी पर्चा वापस करा के सूरत में निर्विरोध जिता लिया। खजुराहो में चुनाव अधिकारी ने पर्चा ही रद्द कर दिया। विपक्ष इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार, उनका पर्चा रद्द कर दिया गया। हालांकि दूसरे एक उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन ने वहां समर्थन दिया है। वहां टेक्निकली तौर पर पर्चा तो निरस्त बहुत लोगों के होते रहते हैं। अब नया मामला 24 घंटे पहले का है। चूंकि ये मामला बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपसे चर्चा की जाए। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर की। मैं कई बार इंदौर गया हूँ और इंदौर के बारे में जानता हूँ। वहाँ पर बहुत ही मजबूत गढ़ है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत काम भी किया है, इंदौर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं। कठिन सीट से उनको चुनाव लड़ाया गया। राष्ट्रीय राजनीति 8 साल कराने के बाद, 7 साल कराने के बाद उनको सीधे विधानसभा लड़ने के लिए भेज दिया गया, और
आप जानते हैं वो जा करके विधानसभा लड़े भी और चुनाव जीते भी। उनके खिलाफ संजय शुक्ला बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के नतीजे के कुछ ही दिन बाद संजय शुक्ला को भी वहाँ बीजेपी में ज्वाइन करा लिया गया। अब मामला यह है कि अक्षय कांति बम कांग्रेस के एक नेता थे जो पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे विधायक का, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। कांग्रेस के जो नए नए अध्यक्ष बने हैं कमलनाथ के बाद जीतू पटवारी, वो उनके बहुत करीबी माने जाते थे और कहा यह जा रहा है कि जीतू पटवारी के कहने पर ही कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। अक्षय कांति बम के पास बताया जाता है कि 3-4 कॉलेजेस हैं और वो पैसे रुपए से संपन्न व्यक्ति है और कांग्रेस पार्टी ने यही सोचकर कि अब देखिए धीरे धीरे ये बात तो सच्चाई है कि चुनाव बहुत महंगा होता जा रहा है। अब गरीब आदमी या सामान्य आदमी या जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव लड़ पाएगा, इसमें बड़ी संशय की स्थिति है। तो खैर अक्षय कांति बम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला और वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे और कल नामांकन का अंतिम दिन था। 24 जुलाई को एक 17 साल पुराने मारपीट के मुकदमे में 24 जुलाई को वहां की जो स्थानीय निचली अदालत है उसने धारा उसमें 307 जोड़ने का निर्देश दे दिया, जिसमें कि अक्षय कांति बम और उनके पिता पर 307 की धारा लगा दी गई। हालांकि ये धारा 307 कठिन धारा मानी जाती है, ये लगा दी गई और 10 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया। ये 24 अप्रैल को, जुलाई नहीं 24 अप्रैल को, ये कुछ दिन 5-6 दिन पहले की बात है। लेकिन बात इससे इतर भी है। आप डिग्री कॉलेज चला रहे हैं और खबर ये आई कि उस डिग्री कॉलेज में, उन कॉलेजों में कुछ अनियमितता, कुछ भूमि की पैमाइश। इंदौर के लोगों से आप पूछेंगे तो ऐसी चर्चाएं आम है कि कुछ कुछ इधर 1 हफ्ते 5 दिन से कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से अक्षय कांति बम कुछ परेशान से चल रहे थे। बहरहाल कल वो सुबह गए थे प्रचार करने, लोगों से मिलजुल रहे थे और नामांकन का अंतिम दिन था। कुछ जानकारी उनको मिली, कुछ जानकारी लोगों को मिली और इसके बाद वो सुबह का सब्जी मंडी में चुनाव प्रचार करने के बाद रिपोर्ट के मुताबिक एकाएक रमेश मेंदोला जो कि कैलाश विजयवर्गीय के राइट हैंड विधायक हैं, वो उनकी गाड़ी में बैठे हुए देखे गए और उसके बाद वो जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने वहां अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के समर्थकों, बीजेपी के समर्थकों में वहां भिड़ंत भी हो गई और इसके बाद उनको सीधे रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय ने गाड़ी में बैठाया और कैलाश विजयवर्गीय आगे की सीट पर बैठ के पीछे उनको देखते हुए सेल्फी लेकर के उन्होंने डाला भी और इसके बाद उनको लेकर के बीजेपी के ऑफिस गया और वो पूरी शाम तक वहां पर बने रहे। दूसरा जो एक कैंडिडेट और कांग्रेस के हो सकते थे उनका पर्चा कल खारिज हो गया। इसके बाद कुल 23 लोग शायद उम्मीदवार थे इंदौर से, खटाखट 8 लोगों का पर्चा वापस करा लिया गया, लेकिन तब भी 14 रह गए, शायद संपर्क नहीं हो पाएगा। तो सूरत की तरह इंदौर में भी ये दोहराने की कोशिश थी कि क्यों न एक सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में निर्विरोध और गिफ्ट कर दी जाए तो 398 का ही बोझ रह जाएगा। लेकिन गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया, हालांकि सरकार और संगठन दोनों जगह है। और आप सोचिए कि अक्षय कांति बम, जिस आदमी ने जिंदगी में एक चुनाव पार्षदी का भी न लड़ा हो और कांग्रेस पार्टी ने उसे विधायक का टिकट भी न दिया हो, उसको इंदौर जैसी लोकसभा सीट से टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं 100% ये बात कह सकता हूँ, चुनाव का नतीजा कोई इसके बारे में कहना ठीक नहीं होता है, लेकिन मैं 100% मुतमईन हूँ कि अक्षय कांति बम शायद ही इंदौर से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत पाते। क्यों? गढ़ ऐसा है, वो 45 साल से लगातार इंदौर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर कभी नहीं थी और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर थे और ना भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का शासन लगातार मध्य प्रदेश में था। फिर 45 साल से जिस लोकसभा सीट पर सुमित्रा महाजन वहां से लगातार जीती, आपको जानते ही हैं, अब उनका टिकट काट करके जिनको दिया गया है वो उनको ही दोबारा टिकट दिया गया है। तो अब वहां पर ऐसी स्थिति क्या आई कि अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के नेता थे उनको बीजेपी में शामिल कराया गया। सिर्फ शामिल नहीं कराया गया, शाम को मुख्यमंत्री भी इंदौर पहुंच गए और रात तक जाते जाते 10 बजे उनको जाके पट्टा पहना दिया। शायद कांग्रेस पार्टी में ये अक्षय कांति बम को ये सम्मान या ये महत्व तो कभी नहीं मिलता
अगर वो कांग्रेस पार्टी में ही रह जाते, मुख्यमंत्री खुद जाकर के इंदौर में उनको पट्टा पहनाया रात को, तो ये तो हाल है। और इसके अलावा जितने विधानसभा के इंदौर में लोग लड़े थे, जो मजबूती से जो लोग लड़े थे कांग्रेस पार्टी के, ज्यादातर लोग धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वो तब जब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। इन चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत सारे लोगों को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के नज़दीक है, सरकार बनाने के नज़दीक है, बावजूद इसके सबको चौंकाते हुए उससे नतीजे जो आए उससे कोई मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले थे। जितनी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, इतना जन समर्थन के बावजूद भी कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को उनके पाले में रहने में बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है। और ये क्या लोकतंत्र के लिए आप सोचते हैं अच्छी स्थिति है? जो आदमी के ऊपर आरोप था, सुबह तक वो परेशान चल रहा था, सारी चीज़ थी, एक नया मुकदमा हो गया था, और जो कॉलेजेस चला रहे हैं उसकी कुछ इरेगुलरिटीज़ की बात आम जनता में तैरने लगी थी। कुछ और भी कहानियां थी, जब तक पुष्ट ना हो उसको कहना नहीं चाहिए। और वही आदमी शाम को भाजपा में चला आया, अपने धंधे को, अपने कॉलेज को, अपने बिजनेस को सिक्योर और अपने सुरक्षित करने के लिए। अगर राजनीति का पैटर्न यही रहा कि अगर आप दूसरी पार्टी की तरफ, या अगर आप विपक्ष, आप हारे जीते इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने विरोध में भी आवाज़ उठाई तो आपको या तो इधर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा, चाहे जो भी स्थिति हो। सूरत के कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चाहे जिन भी कारणों से उन्होंने पर्चा वापस लिया हो, लेकिन ये सच है कि लोकसभा का टिकट पाने के बाद आप नॉमिनेशन में अपने रिश्तेदारों का नाम भरते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत पूरी साफ है कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप टिकट आया, रोहन गुप्ता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया गुजरात में, आपको पता ही है, उनका टिकट अनाउंस हुआ, उन्होंने टिकट पहले पिताजी की बीमारी की वजह से वापस किया, फिर दूसरे कारण कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, यहां तक बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया। तो क्या बीजेपी में आने के लिए आपको कांग्रेस या विपक्ष की पार्टी में पहले एक टिकट लेना पड़ेगा या बड़ा नेता बनना पड़ेगा? क्योंकि ऐसे तो बीजेपी में ऊपर आने का रास्ता बड़ा कठिन है, भीड़ नीचे से बहुत ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत लंबी है। तो क्या बीजेपी में एंट्री के लिए वाया विपक्षी पार्टी पहले टिकट लीजिए, पहले अपने आप को वहाँ थोड़ा बड़ा नेता बनाइए और फिर इधर बीजेपी का पटका पहन लीजिए और आप पूरे देश में चर्चित हो जाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइन चले, इंदौर में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस के पास एक लोकसभा सीट है, वो भी कांग्रेस की नहीं है मध्य प्रदेश में, वो छिंदवाड़ा की सीट है, वो कमलनाथ की सीट है। कमलनाथ जब तक भी हैं इस दुनिया में, तब तक नकुलनाथ थोड़ा सेफ है, हालांकि इस बार घिरे हुए हैं, लेकिन वो कमलनाथ की सीट है। कमलनाथ ने वहां इतना सब कुछ किया कि नकुलनाथ है। जहां एक लोकसभा सीट है वहां उम्मीदवारों का यह हाल हो रहा है। और उसके बाद खबर ये चल रही कि कांग्रेस को झटका, जहां जीत की कोई संभावना, मैं तो एज ए रिपोर्टर भी कह रहा हूं कि कांग्रेस का उम्मीदवार वो रहते तो भी उनके कोई जीत की संभावना नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्षी खेमे के नेताओं को किसी भी तरीके से अपनी तरफ लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और इन चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है, इसके पहले मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कभी हुआ हो कि उम्मीदवार राष्ट्रीय पार्टियों के अनाउंस होके तुरंत सत्ताधारी दल में शामिल हो गए। ऐसे बहुत किस्से मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद होंगे तो कमेंट में नीचे लिखिएगा कि कब विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा का टिकट पाने के बाद सत्ताधारी दल को ज्वाइन कर लिया, चुनाव तो नहीं लड़ा या निर्विरोध का मैंने अपनी वीडियो में बताया था, निर्विरोध तो बहुत लोग जीते, लेकिन वो आम सहमति से होते थे। ऐसा नहीं कि किसी को निर्विरोध चुने जाने के लिए दूसरी प्रमुख पार्टियों के नेता उसी पार्टी में ज्वाइन कर गए हों। तो बहरहाल मैंने ये सोचा कि एक ये भी खबर है जिसकी चर्चा बहुत कम है, इस पर आपसे चर्चा की जाए और बताया जाए कि देश में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या क्या अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। नमस्कार।